एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब अच्छे होंगे। तो हम आज का जो टॉपिक करने वाले हैं, सबसे पहले तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा, उसके काफी पार्ट्स में डाल चुकी हूँ। अगर आपने अब तक के पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नहीं पढ़े तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नाटो वर्सेस वार्सा संधि। नाटो वर्सेस वार्सा संधि। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि 2 गुट बने थे, और 2 गुट में जो बने थे वो कौन कौन से थे? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये चीज बनी थी। तो ये यूएसए वर्सेस यूएसएसआर थे। तो जो नाटो था वो किसने बना दिया था? यूएस ने। यूएसए ने नाटो बनाया, और किस लिए बनाया? यूएसएसआर को हराने के लिए। मतलब कि जैसे अगर ये कोई भी हमला किसी भी देश पे करे तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इस तरह से नाटो को बनाया गया था। अब नाटो बनाया गया था तो ये किसने बनाया? यूएसए ने। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जब नाटो यूएसए ने बना दिया तो डेफिनेटली यूएसएसआर भी तो कुछ बनाएगा। वो भी तो ये सोचेगा कि अगर नाटो बन गई, एक संधि, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो वार्सा संधि किसने बना दी थी? यूएसएसआर ने। ठीक है, तो ये वार्सा संधि किसने बनाई? यूएसएसआर ने। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि यूएसए जो था उसने क्या बना दिया था? नाटो। और यूएसएसआर ने क्या बना दी थी? वार्सा संधि। तो मैं आपको इन दोनों को एक बार समझा देती हूँ। ये जो गुट बनाए गए थे तो ये क्या थे? एक पश्चिमी तरह था, एक पूर्वी था। तो पश्चिमी दुनिया कौन सी थी? यूएसए थी। तो इसका मतलब पश्चिमी देश किसमें ऐड होंगे? नाटो में। उसके बाद यूएसएसआर में कौन से हो जाएंगे? पूर्वी। तो वार्सा संधि कौन से आएगी? पूर्वी देशों से। तो इस तरह से संधियां बनाई गई थी। तो एक तरफ क्या है यहाँ पर, जैसे कि अमेरिका है, और दूसरी तरफ क्या है? रशिया है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया। सोवियत संघ रूस, और यहाँ पर क्या है? यूएसए, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर कौन से देश आ जाएंगे? पश्चिमी देश, जिनसे मिलकर क्या बन जाएगा? नाटो। और यहाँ पर कौन से देश आ जाएंगे? पूर्वी देश, और इनसे मिलकर क्या बन जाएगा आपका? वार्सा संधि। ये 2 बने थे जिसके डिफरेंसेस हमें देखने हैं कि आखिर नाटो क्या है और वार्सा संधि क्या है। तो अगर ये वीडियो किसी टेस्ट या गवर्नमेंट जॉब के बच्चे भी कोई देख रहे हो किसी टेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी मैं इसमें आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। तो इसके बिहाफ से तो है ही, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलूंगी, क्योंकि हमेशा पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को करंट से रिलेट कर लेना चाहिए चीजों को। तो मैं इसमें करंट से रिलेट भी कर दूंगी नाटो को, जी कि अब कितने इसमें सदस्य हो चुके हैं, उस टाइम पे कितने सदस्य थे। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि उस टाइम पे 12 सदस्य थे और अब इसके 30 सदस्य हैं। अभी लास्ट में एक सदस्य बना है नया, तो उस तरह से हम इसे रिलेट करते हुए चलेंगे। और ये जो था ये आज भी चल रहा है और ये अब भी खत्म हो चुका है। तो वार्सा संधि, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वार्सा संधि का भी विघटन हो गया। लेकिन जो नाटो है, क्योंकि अमेरिका का कभी विघटन नहीं हुआ, सोवियत संघ का कभी विघटन नहीं हुआ, तो इसलिए नाटो का भी विघटन नहीं हुआ। इसमें फायदा यह है कि 2 देश जब एक बराबर होते हैं, जैसे कि नाटो में एक सदस्य अमेरिका है, दूसरा कोई सदस्य जब उसमें ऐड हुआ तो दोनों बराबर खड़े होंगे, तो दोनों बराबर लगेंगे भी, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर एक स्टेज है और यहाँ पे सेलिब्रिटीज खड़े और आप उनके साथ खड़े, तो आप उनके बराबर लगेंगे, और अगर आप ऑडियंस में बैठे हैं तो ऑडियंस लगेंगे। तो सेम इसी तरह से है कि नाटो के सदस्य देश एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल लगते थे। इसमें चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, विकसित हो या विकासशील हो, सब क्या लगेंगे? एक लगेंगे। तो ये नाटो के बारे में और ये वार्सा संधि के बारे में। तो अब हम जानते हैं इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करके, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इजिली कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम लोग जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊंगी कल से, और उसका टाइम मैं आपको मैसेज कर दूंगी। कल हम लाइव आने वाले हैं, और उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वो आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आज ही इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रह रहा था जो मैं आपको दे रही हूँ, इसे पूरा आप लोग देख लें। इसके बाद कल हम पूरा फर्स्ट चैप्टर करेंगे लाइव आने में, पूरा। तो कोई भी मिस ना करें, टाइम से लाइव आ जाए, जो आपको टाइम बताया जाए, क्योंकि हम वहां पर पूरा चैप्टर करने वाले हैं। इसके कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जिसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमें करना है। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए कि आपने सब्सक्राइब करा और सबसे सब्सक्राइब कराया, जिससे कि हमें हेल्प मिल सकी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो के बारे में देखते हैं कि सैन्य संगठन जो बनाया था अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने क्या करा? सैन्य संगठन का प्रसार कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये जो युद्ध चला था वो 1945 से लेके 1990 तक चला था, ऑलमोस्ट 45 साल चला था। तो उसमें उसने क्या करा कि बहुत से संगठन बनाए जिससे कि साम्यवाद को प्रसार को रोक दिया
किया जाए। मतलब कि जो देशों में साम्यवाद का प्रसार है वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूंजीवादी बने। दो गुट बने थे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पूंजीवादी बने, इसलिए बनाया गया था नाटो। तो सबसे पहले नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में क्या बोला जाएगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो आपको याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसका एस्टैब्लिश मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के द्वारा। ध्यान रखोगे किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। यहाँ पे मैंने आपको इसकी छोटी छोटी चीजें दे दी है, इसलिए मैं आपको आप ही के लिए बोर्ड पे लिख भी दिया है, जिससे कि आप देख कर इसे उतार सके, क्योंकि सुनने में उतारने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को बना था और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सदस्य, सही सदस्य लिखना मैं भूल गई हूँ, आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे जो इसके सदस्य थे वो कितने थे? 12 थे। लेकिन कुछ टाइम पहले तक 29 रहे हैं, पर अब इसके सदस्य कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं। मैसेडोनिया जो है वो इसका अभी अभी एक सदस्य बना है। तो मैसेडोनिया, क्या नाम है उसका? मैसेडोनिया, जो कि अभी 30वां सदस्य इसका बना है। तो आप इसे पहले से ऐसे 29 सदस्य थे, तो इसमें तो एक क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, एक क्या? उत्तरी अमेरिका। बाकी 28 जो देश थे वो यूरोप के देश थे। कहाँ के देश थे? यूरोप के। तो आपको ध्यान रखना है बाकी 28 यूरोप के देश थे, और अब जो बना है वो मैसेडोनिया, इसका एक नया देश बना है। तो उस टाइम पे टोटल कितने सदस्य थे? तो आप जो एनसीईआरटी में भी पढ़ रहे हैं वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट नहीं चल रहे हैं, आप क्या चल रहे हैं? आप अतीत की बात कर रहे हैं कि वहां पर क्या चीज हुई थी। तो अतीत में आपके पास आप देखेंगे 12 सदस्य उसमें थे, लेकिन हम इसे प्रेजेंट से कंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट की बातों को देखना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप 1-2 बार मेरे साथ रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आप देखिए इसका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि जो इसके देश थे उस पर आक्रमण ना हो, और आक्रमण हो तो सब एकजुट होकर उससे लड़ना स्टार्ट कर दे, और जहां सब एकजुटता आ जाएगी तो इसका मतलब हम लोग जीतेंगे नहीं, हम लोग जीतेंगे, हारेंगे नहीं। तो एकजुटता क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्या करना पड़ता है? एकजुट होना पड़ता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप के देशों को आक्रमण से बचाना। तो जो इसके देश थे उस पर आक्रमण ना हो सके साम्यवाद का, उससे क्या करना है? इसे बचाना है। इसलिए इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया पूरा का पूरा। एकता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी। क्या होती है? एकता में अनेकता। ठीक है, अगर हम लोग एक है तो इसका मतलब हम लोग जीतेंगे जरूर। तो एकता बनाए रखना, वो लोग कभी भी टूटे ना, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर 2 ध्रुवीयता काल, तो वहां आप पढ़ेंगे क्योंकि सोवियत संघ में एकता नहीं रही इसीलिए विघटन हुआ, और क्योंकि अमेरिका में एकता बनी रही इसलिए उनका विघटन नहीं हुआ। इसके बाद है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। साम्यवाद के प्रसार को रोकने का मतलब क्या है? कि जो सोवियत संघ है उसके प्रसार को रोक दिया जाए, सोवियत संघ की जो कंट्री है उसमें और कंक्लूड ना हो, इसलिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने की पूरी कोशिश की गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि साम्यवाद के प्रसार को क्या करना है? हमें रोकना है। इसके बाद सैन्य और आर्थिक विकास करना। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, देश होगा, तो इसका मतलब क्या है? सैन्य विकास करना जरूरी है, आर्थिक विकास करना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ आपको उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला पश्चिमी देशों को आक्रमण से बचाना, एकता बनाए रखना, साम्यवाद के प्रसार को रोक देना और अपना आर्थिक विकास बढ़ाना। ठीक है, अपना सैन्य संगठन और आर्थिक विकास क्या है? बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये है नाटो। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे जल्दी से देखकर लिख ले, क्योंकि लिखा हुआ नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपके पास नोट्स होते हैं तो आप एग्जाम से पहले 1 मिनट में उसे क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए लिखना ना भूलें। और लिखने के साथ साथ जरा वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस है। देखिए लिखे से, तो आई होप तो कि आपने पहले वाला लिख लिया होगा। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? वार्सा संधि की तरफ। तो अब डेफिनेटली जब अमेरिका ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो सोवियत संघ भी बनाएगी, वो पीछे क्यों रहेगी? तो उसे क्या करना था कि नाटो के जो देश थे उससे मुकाबला करना था। वो भी तो कोशिश करेगा कि जो नाटो है पूंजीवादी को, जो साम्यवादी का प्रसार, पूंजीवादी जो उसका प्रसार हो रहा है और साम्यवादी का प्रसार रोका जा रहा है, तो हम भी किसका प्रसार रोकेंगे? पूंजीवादी
करने में बढ़ावा देंगे। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या था? नाटो को रोकना, नाटो के उद्देश्यों को रोकना, नाटो के उद्देश्यों को पूरा ना होने देना। तो इसलिए बनी थी वार्सा संधि। और किसने बनाई थी? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ रशिया, सोवियत संघ रशिया जो है वो कहाँ, आपको पता होगा हमारे पास 7 महाद्वीप है और उसमें से एक महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप के ज्यादातर देश किसकी तरफ भी थे? किसकी तरफ थे? तो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो किसकी तरफ हो गए थे? उत्तरी अमेरिका की तरफ। और जबकि यूरोप का ही एक देश है, यूरोप का ही है, तो इसका मतलब पूर्वी जो यूरोप थे उसके सदस्य किसके हो गए थे? रशिया की तरफ। तो ये वार्सा किसने बनाया है? सोवियत संघ रशिया ने। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ? 14 मई 1955, 14 मई 1955 पर ये स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉस्को में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉस्को में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि रशिया मतलब रूस की राजधानी है। यहाँ पर हम करेंसी की बात भी कर लेते हैं। तो रूस की जो करेंसी है वो रूबल है। कौन सी है करेंसी? रूबल। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि मॉस्को में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पर है? रूस में। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य मैंने अभी आपको बता दिया था, नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। तो इसमें नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने की कोशिश की गई थी। इसके कुछ सदस्य देश जैसे कि एक सोवियत संघ तो हो गई, चेकोस्लोवाकिया हो गया, पूर्वी जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, तो ये इसके कुछ क्या थे? सदस्य देश भी थे। तो ऑलमोस्ट भी थे, मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ यहाँ पे। लेकिन इसका विघटन हो गया 1 जुलाई 1991 को। इसका क्या हो गया था? विघटन हो गया था। और ये विघटन क्यों हुआ? क्योंकि रशिया का विघटन हो गया था। तो इसका मतलब वार्सा संधि का भी क्या हो गया? विघटन हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वार्सा संधि के बारे में कि इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। इससे एस्टैब्लिश किया गया था 14 मई 1955 को और मॉस्को। तो आपको मेन याद रखना है नाटो के उद्देश्य, क्योंकि उसके उद्देश्य का मुकाबला, उसके उद्देश्य को खत्म करना तो इसका है। तो आप लोग ध्यान रखना है, वार्सा संधि में कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ इतनी छोटी छोटी सी चीजें आपको इसके बारे में पढ़नी है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट संधि की तरफ, क्योंकि इस में जो सीरीज है उसमें हम सारी संधि आज कंप्लीट कर लेंगे। कल हमें पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट करना है, तो उसे पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो आपको नाटो और वार्सा संधि समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं सैंटो और सीटो। एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सी फुल फॉर्म्स है, जैसे कि सैंटो हो गई, सीटो हो गई, एलटीपीटी हो गई, एनपीटी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। कुछ जो है नहीं है जरूरी, जैसे स्टार्ट के नाम से भी है, तो वो हम छोड़ देंगे जो स्टार्ट थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम जरूर करेंगे। तो आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। सीटो और सैंटो जो थी वो अमेरिका ने बनाई थी और जिसका एक ही उद्देश्य था। उद्देश्य मैं आपको समझा दे रही हूँ, उद्देश्य आपको भूलना नहीं है, क्योंकि उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमेरिका, अमेरिका का उद्देश्य क्या होगा आप लोग खुद बताइए। सबसे पहले तो आप ये सोच लो अपने माइंड में, क्योंकि हमें पहले खुद से सोचना जरूरी है। माइंड में सोचो कि क्या हो सकता है अमेरिका का उद्देश्य, क्या होगा? अमेरिका देश क्या है? पूंजीवादी देश। तो इसका मतलब पूंजीवादी को क्या है? बढ़ाना, और साम्यवादी को क्या है? रोकना। तो इसका मतलब पूंजीवादी बढ़े, साम्यवादी रुक जाए, ये किसका उद्देश्य है? अमेरिका का। और इसीलिए वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ट्रीटीज करता है, जिसमें कि आपको दो पढ़नी है, सीटो और सैंटो। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है कि आपके 20 मार्क्स अब किस पे डिपेंड करते हैं? 1 मार्क्स पे। तो आप लोग छोटी से छोटी चीज देखें, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आर्ट साइड वाले सबसे बड़ी जॉब ले सकते हैं। आर्ट साइड वाले वो जॉब कर सकते हैं जो सबको अपने अंडर में कर सकते हैं, सब पे अपना रूल चला सकते हैं, तो वो होते हैं आर्ट साइड वाले। कुछ कम समझना नहीं चाहिए, तो इसलिए मेहनत करें और वो बने। तो अब आप देख सकते हैं किसके बारे में? सीटो और सैंटो के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सीटो के बारे में। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है? सीटो के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद हो गया। उसके बाद दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन। दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन, जो कि किसकी फुल फॉर्म है? सीटो की। एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1954। कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1954 में एस्टैब्लिश हुआ। इसकी स्थापना कर दी गई और इसका विघटन भी हुआ था। ठीक है, तो इसका जो 1954 में हुआ था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लेकिन ये प्रसार में कब आई थी? 1955 में। मतलब जो इसने काम करना स्टार्ट किया था वो कब किया था? 1955 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। बट अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप कौन सी डेट देंगे? 1954। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंकॉक में। तो आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंकॉक। उद्देश्य मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट आपको बता दिया है
ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ पर साम्यवादी प्रसार ना हो। ये भी एक तरह से आप इसका उद्देश्य अगर लिखना चाहें कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में साम्यवाद का प्रसार ना हो, पूंजीवाद का प्रसार हो, ये इसका उद्देश्य था। इसका विघटन हो गया, कब हो गया? 1977 में। आपको ध्यान रखना है इसका विघटन कब हुआ है? 1977 में। और जो कि डेट थी पूरी 30 जून 1977 जब इसका विघटन हुआ था। अब इसका विघटन के कुछ कारण है जिस कारण से बंद हुआ। तो सबसे पहले तो हम सदस्य देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, थाईलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और फिलीपींस। एक सदस्य आपको ध्यान में रखना है अमेरिका, क्योंकि कौन बना रहा है भाई? अमेरिका बना रहा है, तो अमेरिका तो डेफिनेटली सदस्य होगा। तो वो तो आप अपने कॉमन सेंस से देखेंगे, वो जरूरी नहीं कि आपको हर जगह लिख कर दिया जाए कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका। वैसे इसका मतलब अमेरिका ने बनाया तो कौन आएगा? अमेरिका आएगा ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। पाकिस्तान 1972 में सीटो जो उसने साइन किया था उससे बाहर हो गया। उसका रीजन, पाकिस्तान जो था वो 1972 में कब हो गया था? अलग हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाकिस्तान ने 1972 में अपने आप को इससे अलग कर लिया। उसका रीजन ये था कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। सबको पता है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और हमें हराने के लिए, मतलब भारत को हराने के लिए वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। भाई हमारी मदद करो, हम तुम्हारे सदस्य हैं। लेकिन अमेरिका ने उनकी मदद नहीं की और जब मदद ही नहीं मिला तो यहाँ पर सदस्य बनकर क्या फायदा? तो 1971 में पाकिस्तान हार गया और 1972 में इससे बाहर हो गया। समझ में आ गया आपको? तो 1971 में क्या हुआ है कि वो भारत से हार गया और 1972 में इससे बाहर हो गया। इसी तरह से फ्रांस ने भी इसे सहायक, मतलब जो भी इसे मनी वगैरह दी जाती थी वो भी इसकी सहायता बंद कर दी थी, जिसके कारण 1977 में इसे बंद होना पड़ा और 1977 में इसका विघटन हो गया। कौन सी डेट? 30 जून 1977। तो ये है आपका सीटो। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसमें क्या चीज हुई है। आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सेंटो के बारे में। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि एशिया के जितने भी महाद्वीप, मतलब एशिया महाद्वीप में जो कंट्रीज है वहां पर मैं पश्चिमी सभ्यता का विस्तार कर सकूं, अपना जो पूंजीवादी सभ्यता है उसे बढ़ा सकूं, इसलिए उसने ये संगठन बनाया था। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो सीटो के बाद आता है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर आपने क्या देखा था? सीटो में साउथ की तरफ, और यहाँ पर क्या आ गया है? सेंट्रल की तरफ। तो यहाँ दोनों ही वो अलग अलग बनाता है, उनके देशों को इंक्लूड करता है और वहाँ पे पूंजीवादी का विस्तार भी करता है। जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, ये देश जो थे इसमें स्टैब्लिश रखे गए थे। पाकिस्तान भी इसमें था, उसमें भी था पाकिस्तान। तो ये देश जो थे इसमें आ रहे थे। अब भारत तो क्योंकि कभी किसी चीज के सदस्य बना ही नहीं, मैंने आपने कहा था कि भारत क्या था? गुटनिरपेक्ष था, तो वो कभी किसी सदस्य में या किसी संधि में इंक्लूड हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया? सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था अमेरिका तो सभी का सदस्य देश रहेगा, इसमें ब्रिटेन भी था, तुर्की भी था, ये भी थे। तो यहाँ पर सेंटो केंद्रीय संधि संगठन एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1955 में। इसका एस्टैब्लिश मतलब स्थापना कब हुई है? 1955 में। और इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर था अंकारा। अगर मैं भूल ना जाऊं तो मैं आपको यही भी बता दूं कि इसे बगदाद संधि भी कहा जाता था। 1959 से पहले इसे बगदाद संधि कहा जाता था। ईरान में क्योंकि सबसे पहले इसकी बैठक बैठाई गई थी तो वहां पर से इसे नाम पड़ गया था बगदाद संधि, बगदाद इंक्लूड था। लेकिन ईरान ने फिर अपने आप को क्या करा? अलग कर लिया। जो जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती जाती है या फिर अब वो उपनिवेश नहीं रहती है, कॉलोनिज्म नहीं रहती, तो वो अपने आप को अलग कर लेती है। तो इस तरह से ईरान ने अपने आप को इसमें से अलग कर लिया 1959 में। और जब उसने अलग करा इसमें से तो वहां पर क्या हुआ कि इसका नाम बगदाद संधि से हटकर क्या हो गया? सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी टेस्ट देने जाए तो आप याद रखें बगदाद संधि। एक बार अपनी कॉपी में साइड में लिख लें, आपको हेल्प रहेगी आगे। इसका विघटन कब हो गया? 1979 में। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों का ही विघटन हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? यूएसएसआर को मध्य पूर्व से दूर रखना। सीधी सी बात है, साम्यवाद को दूर रखना, पूंजीवाद को बढ़ावा देना और यहाँ पे शांति स्थापना करे रखना, शांति बनाए रखना। जब शांति बढ़ाने की बात अमेरिका कहेगा तो इसका मतलब अपने आप ही देश इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमेशा बोलता था भाई मैं तो चाहता हूँ कि शांति बने रहे पूरे विश्व में, मैं नहीं चाहता थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, शांति को बढ़ाना चाहता हूँ। तो शांति की स्थापना करना चाहेगा तो सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये था सेंटो और होता सीटो। आई होप तो क्या भाई आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी संधि खत्म करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं आपको वार्डुम सम्मेलन हो गया। एक और चीज क्वेश्चन मैं आपको करूंगी कि भारत इनमें कभी शामिल नहीं हुआ।
अभी जब हम एनपीटी आगे पढ़ने वाले हैं तो भारत ने उस पर भी साइन नहीं किए थे। वो परमाणु अप्रसार संधि थी, सिर्फ 5 देश जिनके पास वीटो पावर है। तो सोवियत संघ में 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 ब्रिटेन, नंबर 4 फ्रांस एंड नंबर 5 चाइना। आपको ध्यान रखने हैं पांचों देश की इनके पास वीटो पावर है। अगर ये कोई भी चीज करते हैं तो अपने ऊपर वीटो लगा सकते हैं और कोई इनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता। अगर ये कोई चीज रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं और इन पे कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। तो आपको ध्यान रखना है वीटो पावर किन 5 देशों के पास है। अगर ना लिखे हैं तो लिख लिया। सबसे पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस। हो गया अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। ये 5 देश जिनको क्या प्राप्त है, वीटो पावर। यूएनओ की तरफ से, राष्ट्र संघ की तरफ से इनको वीटो पावर प्राप्त है, तो ये अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका कभी भी मिसाइल छोड़ देता है और अपने ऊपर लगा लेता है वीटो। चाइना कुछ भी कर लेता है और अपने ऊपर लगा देता है वीटो। जैसे कि अगर आपको करंट में पता हो कि पाकिस्तान, ठीक है, जो आतंकवादी संगठन चल रहा था, तो अभी रिसेंटली जो वो हुआ था, थोड़ा सा आक्रमण किया गया था, जो यहाँ पर लोग मारे गए थे पुलवामा अटैक में, तो उसके ऊपर वीटो लगा दिया था। और किसने लगाया था, चाइना ने। और अगर चाइना वीटो लगाएगा तो हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, ये इनके पास वीटो पावर है। तो इनके पास वीटो पावर है, इसके चलते एनपीटी इन पांचों ने बनाई और ये कहा कि एनपीटी पे साइन सब करें, क्योंकि अब तक के जितने भी देश जो परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सके वो अब नहीं कर सकते। जितनों ने अब तक कर लिया उनके पास परमाणु हथियार रहेंगे, इसके बाद परमाणु हथियार नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं रहेंगे भाई, जब तुम विकसित देश थे, तुम अब तक गुलाम नहीं थे, तो तुमने परमाणु हथियार बना लिए। अब आजाद हुए हैं तो हम तो अब बनाएंगे ना। तो इसलिए भारत ने उस पर साइन नहीं किया। एनर्जी, अब वो चाहता है एनर्जी में साइन करना बिना एनपीटी के, लेकिन चाइना ने कहा है कि नहीं, जब बिना एनपीटी के आप एनर्जी पे साइन नहीं कर सकते, लेकिन हम एनर्जी के सदस्य बनना चाहते हैं। एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं क्या है आप लोग, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अलग से वीडियो में, क्योंकि अभी तो हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम उतना ही समझते हैं। अभी हम एनपीटी के बारे में जानेंगे, एलटीबीटी के बारे में जानेंगे और फिर कुछ सम्मेलन और कुछ क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी लाइक जरूर करें अगर ना करा हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है एनपीटी। एनपीटी वो है जो बाकी देशों को परमाणु हथियार रखने से रोकती है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही समझा दिया है, तो हम देख लेते हैं एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि, ये है आपका एनपीटी। एनपीटी कब एस्टैब्लिश हुआ, 1 जुलाई 1968 को इसका हस्ताक्षर कर दिए थे। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में इसके हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे, 1 जुलाई 1968 को। इन्होंने ये कहा, इन्होंने मतलब ये हस्ताक्षर जब करे तो ये कहा कि बाकी देश जो है वो अन्य परमाणु, मतलब कोई भी परमाणु परीक्षण न कर सकते हैं न परमाणु हथियार रख सकते हैं, ये इन्होंने कहा एनपीटी में। तो ये क्या कहा, 1 जनवरी 1967 से पहले, मतलब इससे पहले जितने, मतलब 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट कर लिया हो, परीक्षण कर लिया हो, जिनके पास वो अब तक है, वो रख सकते हैं, वो परमाणु संपन्न माने जाएंगे, वो आगे भी परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद, अब इस डेट के बाद कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। तो इसे भेदभाव की नीति बताते हुए एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। एनपीटी पर कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भाई भेदभाव है, हम क्यों करें, तुम तो आजाद थे तो तुमने बना लिए, हम आजाद थे तो हमने नहीं बनाए, अब हम लोग धीरे धीरे स्टैब्लिश होंगे तो हम लोग उसका परीक्षण करेंगे। और इंदिरा गांधी ने पहली बार किया और उन्होंने परीक्षण किया, तो उसमें क्या हुआ, उन जब परीक्षण हुआ और पता चला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लाफिंग बुद्धा, उन्होंने नाम क्या रख दिया, लाफिंग बुद्धा। और क्या कहा, भगवान बुद्ध हंस रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, चढ़ाते हुए उन्होंने कह दिया। तो ये था एनपीटी, जिसमें इन्होंने कहा कि अदर कोई भी कंट्रीज अपने पास कोई भी परमाणु का संपन्न देश नहीं बन सकते, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। तो बाकी देशों के पास नहीं होगा, सिर्फ 5 देश। अब आप, मैंने पहले लिखवा भी दिए थे। तो ये संधि किसने की थी, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये वो 5 देश थे जिनके पास वीटो पावर है, जिन्होंने ये संधि की और जो परमाणु हथियार संपन्न देश माने जाते हैं, यही वो 5 देश है। लेकिन इनके कहा माना नहीं गया। क्यों
भाई हम भी तो करेंगे, पाकिस्तान ने भी किया, सभी ने किया, तो हमारे पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए, वरना हम क्या रह जाएंगे, कमजोर देश रह जाएंगे, जिससे कोई भी कभी भी परमाणु हथियार छोड़ देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी के चलते इस चीज पे एनपीटी पे साइन नहीं किए गए। इसे बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा ना हो तो लिख जरूर ले ध्यान से। तो नेक्स्ट है एलटीबीटी। एलटीबीटी जो चलाया गया, एक्चुअली ये लोग जो भेदभाव का काम कर रहे थे, ऐसे काम कर रहे थे जिन्हें माना ही नहीं जा सकता था, मतलब क्या किया जा सकता है, इसलिए संधियां चली भी नहीं। तो नेक्स्ट है एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसका मतलब इसमें क्या लगाए जा रहे हैं, बैन लगाए जा रहे हैं। लिमिटेड कुछ चीजें हो सकती है, अदरवाइज सभी चीजों को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो ये कब बनी ट्रीटी, ये बनी है 5 अगस्त 1965 को। कब बनी है, 5 अगस्त 1965 को। नाम क्या है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। 5 अगस्त 1965 को बनी, 10 अक्टूबर 1963 को इसमें प्रभावी कर दिया गया। मतलब 10 अक्टूबर 1963 को कहा गया अब ये स्टार्ट हो चुकी है। अब 5 अगस्त 1965 में इसमें 3 थे, यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने मिलकर मॉस्को में इस पर हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ भाई अभी संधि होगी और जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा किया जाएगा। अब क्या बताया गया, इसके द्वारा, इस संधि के द्वारा ये कह दिया गया, ना तो वायुमंडल में, ना बाहरी अंतरिक्ष में, ना जल के अंदर को परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित है। इन तीनों जगहों पे परमाणु परीक्षण अब नहीं हो सकता है। इन तीनों जगहों पे परमाणु परीक्षण नहीं होगा तो अब कहाँ पर होगा, जमीन खोदी जाएगी, खोद के अंदर से परीक्षण किए जाएंगे, जिससे भूकंप बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये था इसमें कि इसके द्वारा वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, जल के अंदर कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं हो सकता है। तो लिमिटेड है भाई, लिमिटेड बता दिए, यहाँ करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आप लोग परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी एलटीबीटी। आपको यहाँ तक की सारी ऑर्गेनाइजेशन और सारी ट्रीटी समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं आपको इसके बाद दे देती हूँ, आप लोग इसमें पूरा इसे देखें और ध्यान से इन्हें याद कर लें। वैसे तो आपको साथ साथ में याद हो गया होगा। ये ना भूले कि कल हमें लाइव क्लास लेनी है जहाँ पर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा कराऊंगी। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत नाटो तथा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? बहुत आसान सा आंसर है। भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य नहीं बना ताकि अंतर्राष्ट्रीय विषयों का एक स्वतंत्र नीति अपना सके, क्योंकि वो तो स्वतंत्र रहना चाहता था, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी नीति बनाना चाहता था, संप्रभु रहना चाहता था, और वो चाहता था कि उसे दोनों खेमों से फायदा मिले, दोनों खेमों से सहायता मिलती रहे, अनुदान मिलता रहे, इसलिए वो किसी का भी सदस्य नहीं बना, ना तो सीटो का ना ही नाटो का। तो आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों का सदस्य देश क्यों नहीं बना था। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्डुंग सम्मेलन क्या था और इसके परिणाम कब वर्णन किए गए? तो इसका परिणाम क्या था, वर्णन करना है हमें। वार्डुंग सम्मेलन एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन था, एफ्रो एशियाई, और यह 1955 में इंडोनेशिया के नगर वार्डुंग में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वार्डुंग सम्मेलन। इस सम्मेलन में भारत के अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क में वृद्धि हुई। देखो एफ्रो एशियाई है ना, तो एफ्रो एशियाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे अफ्रीका और एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे उसमें संपर्क में वृद्धि बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव बढ़ी। तो इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ गई और इससे इसकी स्थापना यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर आपको गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो कैसे हुआ उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिसको लेकर वार्डुंग सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से कर ले, आप लोगों को सुनने के बाद ही समझ में आ जाएंगे कि आखिर क्या है, और अगर कभी आ जाते हैं इन फ्यूचर तो आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।